नमस्कार साथियों, मैं रोहित मुकुल प्रगति पथ चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज देखेंगे भू राजस्व प्रणाली। अंग्रेजों के टाइम में जो कृषि से लगान वसूला जाता था वह किस तरह का सिस्टम था, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रमुख 4 सिस्टम था। कौन कौन सा? तो इजारेदारी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। चारों के बारे में हम लोग जानेंगे और किसके कार्यकाल में क्या क्या था, कैसे लगान वसूला जाता था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कितने थे? 4 गो थे। पहल का रैयतवाड़ी नहीं होगा, पहल का होगा इजारेदारी, इजारेदारी व्यवस्था। दूसर का अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। तीसरा आपका होगा रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी। और चौथा होगा महालवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था। लगान वसूलने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर जिस जिस गवर्नर ने आए अपना अपना प्रणाली को विकसित किया। जैसे देखिएगा इजारेदारी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है इसको देखिएगा। स्थायी बंदोबस्त तो ये जो है कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। और इसको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, दोनों व्यवस्था को, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी क्या था। आइए इजारेदारी और अस्थाई बंदोबस्त हम लोग आज के क्लास में देखते हैं। मन करे छोड़ दीही कइल पढ़ाई, घरे बैठ जो होला ई स्कूलिए में रोजे लड़ाई। तो ये इजारेदारी व्यवस्था जो है देखिएगा तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही चालू किया था। आपको याद होगा कि जब प्लासी का युद्ध होता है उसके बाद बंगाल में किसकी शासन हो जाती है? तो कंपनी का शासन हो जाता है। और उसके बाद वहां का प्लासी के युद्ध के बाद किसको नवाब बनाया जाता है? याद आया कुछ कि नहीं आया? तो मीर जाफर को बनाया जाता है। 57 में नवाब बंगाल का किसे बनाया जाता है? तो मीर जाफर को बनाया जाता है। और उसके बाद 60 में तुरंत उनको हटा दिया जाता है और मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। और मीर कासिम को फ्री में थोड़े बैठाया गया था, उससे बहुत सारा घूस भी लिया गया था और 3 जिला लिया गया था। कुछ याद आ रहा है? वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव। हाँ, नहीं क्लास देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ईस्ट इंडिया कंपनी और द्वैध शासन ये जो पढ़ाए हुए हैं या बक्सर का युद्ध, उसमें आपको बहुत अच्छा से आपको समझने का मौका मिलेगा कि कौन कब क्या क्या घटनाएं घटी हुई हैं। ओके, तो आइए हम लोग आज देखेंगे कि जब वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव ये 3 जगह की जब मिलती है दीवानी, तो इस दीवानी से बहुत काफी प्रभावित थे अंग्रेज कि यदि 3 गो जिला से इतना मिल रहा है, यदि पूरा बंगाल हमारे हाथ में आ जाए तो कितना पैसा आवेगा। उसी समय आकलन कर लिया था और अंत में जब इसे मौका मिलता है बक्सर के युद्ध के बाद, तो कोशिश करता है कि तीनों जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो स्टेट है हमारे हाथ में दीवानी का मामला आ जाए, और उसे प्राप्त भी कर लेता है। इलाहाबाद की प्रथम संधि किससे होता है? तो दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से होता है 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद में। याद कुछ आया? रॉबर्ट क्लाइव भी आया था इस संधि को करने के लिए, जिसे इलाहाबाद की द्वितीय संधि के नाम से जाना जाता है। तो उस समय जो लगान वसूलने के लिए 3 जो है द्वैध शासन लागू होता है। उस समय इलाहाबाद के संधि के समय द्वैध शासन बंगाल में लगता है और जो निजामत का मामला रहता है वो राजा को दे दिया जाता है, प्रशासनिक कार्यभार, और जो
इनकम का स्रोत दीवानी का मामला रहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथ में ले लेती है, लेकिन वसूलने का काम भारतीय लोगों से करवाती है। कैसे? तो देखिएगा, जब बंगाल, यहां लिख दे रहे हैं बिहार, उड़ीसा, ये जो 3 राज्य मिलता है दीवानी का काम मिलता है। दीवानी मैं दीवानी, तो बंगाल में किसे नियुक्त किया था रज्जा खां को। रज्जा खां को दीवान के पद पर किसे नियुक्त किया था? दीवान के पद पर बंगाल में, कुछ याद आ रहा है? रज्जा खां को। बिहार में सिताब राय को, हेलो, सिताब राय को, राजा सिताब राय इनका नाम है। यहाँ पर राय दुर्लभ को, राय दुर्लभ, उड़ीसा में राय दुर्लभ को। हाँ, ये भारतीय थे, राजस्व वसूलने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, इसलिए भारतीय लोगों को लगा दिया था। और ये पैसा किसके हाथ में जाएगा? तो कंपनी के हाथ में जाएगा। यानी कि द्वैध शासन के समय कृषकों को यही मालूम नहीं रहता है कि हमारे ऊपर शासन कौन कर रहा है, क्योंकि निजामत का काम तो नवाब देखिए रहे हैं, बंगाल के नवाब हैं, और दीवानी का भी मामला भारतीय आदमी ही देख रहा है। लेकिन बाद में जब अकाल आता है तब जो है घोर विरोध किया जाता है 1770 में, और उसके बाद 72 में जब आएंगे तो द्वैध शासन को समाप्त करते हैं। कौन? वारेन हेस्टिंग्स 72 में समाप्त करते हैं द्वैध शासन को। उसी समय ये बंगाल में जो दीवान के पद पर थे रज्जा खां, सिताब राय, राय दुर्लभ, भारतीय आदमी को दीवान के पद से हटा देते हैं। और 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब कि नियमित रूप से कंपनी किसके हाथ में चली गई? तो ब्रिटेन के हाथ में चली जाती है। ब्रिटेन अब कंपनी को नियमित रूप से चलाने का काम करता है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो उस समय जो तसीलने के लिए राजस्व एक प्रणाली विकसित की जाती है उसे इजारेदारी व्यवस्था कहते हैं। आप इस चीज को नोट कीजिएगा अपने नोट्स में, कॉपी और कलम लेकर के बजाबते बैठ जाइए। मैं ज्यादा चीज लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि ऊपर ऊपर से आप पढ़ते होंगे, तो जहां मेंस लिखना है वहां आप केवल लिख दीजिएगा कि बंगाल में राजा खां तो नहीं होगा। उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, अंदर की बातें समझना होगा। तो आपका मैं कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं कि आखिर इस व्यवस्था को क्यों लाया गया, फिर चेंज क्यों किया गया, उसमें क्या खामियां थी, तो उस चीज को आप समझते चलिए। जब इजारेदारी व्यवस्था था एक तरह का ये जो है कि ठेके पर दे दिया गया था। इस व्यवस्था को ठेके पर दे दिया जाता है। एक क्षेत्र का किसी को मालिक बना दिया जाता है और वह क्षेत्र का जो भी लगान होगा वो तहसील करके अंग्रेजों के हाथ में दे देगा। इजारेदारी व्यवस्था में यही था। इजारेदारी व्यवस्था पहले से चल रहा था। जैसे ही आपको 3 गांव मिलता है ना, मिदनापुर, चटगांव और वर्धमान, उसी समय से इजारेदारी व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव लागू किया हुआ था। ऐसा नहीं था कि नया बाद में जब आता है 72 में आपका वारेन हेस्टिंग तो वो चालू किया है, नहीं, पहले से ही चालू था। लेकिन उस समय तहसीलने का काम बंगाल के क्षेत्र में राजा खां, बिहार के क्षेत्र में राजा सिताब राय, उड़ीसा के क्षेत्र में राय दुर्लभ कर रहे थे। जब इन लोगों का पद समाप्त हो जाता है 72 में तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना होती है और इसमें इजारेदारी व्यवस्था के अंतर्गत जिस लोग को दिया जाता है उसे जमींदार कहा जाता है और वही जमींदार आगे भी रहेगा। जब कर्नवालिस के टाइम में अस्थाई बंदोबस्त आता है तो वो जमींदार रहते हैं, लेकिन कुछ नियमों में चेंजिंग था। इजारेदारी व्यवस्था में बहुत सारा जो होता था 3-3 साल के लिए, ये जो इजारेदारी व्यवस्था था 3 वर्षों के लिए, लेकिन कहीं कहीं 1 वर्ष के लिए भी था, लागू था 3 वर्ष के लिए, कहीं कहीं 1 वर्ष के लिए भी, 1 वर्ष के लिए भी लागू किया जाता था। इसमें होता क्या था कि इजारेदारी व्यवस्था में बोली लगता था, यानी नीलामी होता था।
तो 3-3 साल के बाद नए जो है नीलामी की जाती थी, तो अधिक से अधिक लोग उस पर नीलामी बोल देते थे। जैसे मान के चलिए हम ही हैं, कोई बालुए घाट है तो उसमें मान के चलिए बोली लगना है, तो हम तो बोल दिए नीलामी हो रहा है तो बोल दिए हम 7 करोड़ देंगे, किसी ने कहा 10 करोड़ देंगे, फिर हम बोले कि सीधे 20 करोड़ देंगे। बालू घाट का नीलामी हो रहा था, हम बोल दिए 20 करोड़ देंगे, तो अपना घरे से देंगे? अब समझ लीजिए कहाँ से देंगे, ऊपरवार जो है आमदनी होगा तभी तो देंगे। तो ये लोग अपने क्षेत्र में तो बढ़ बढ़ के बोली लगा करके और ले लेता था, टेंडर अपने हाथ में ले लेता था जमींदार लोग। लेकिन वही अब किसानों से अधिक पैसा वसूला जा रहा था, किसानों से मनमानी टैक्स लगा करके ये लोग वसूल रहा था, जिसके कारण किसानों के साथ क्या होता है, बर्बरता होती है। किसान से अधिक टैक्स तसीलिएगा तो उसका स्थिति दयनीय हो जाएगा। दूसरी चीज सबसे बड़ी ये थी कि राजा महाराजा भी अपने समय में, जब गवर्नर जनरल का कार्यकाल नहीं चलता है, तो उससे पहले भी जो है कि राजा महाराजा लगान वसूलते थे कृषक से। जो आय का स्रोत होता था कृषि से ही लिया जाता था, छोटे छोटे उद्योग धंधे थे वहां से भी लिया जाता था, लेकिन मुख्य जो स्रोत था इनकम का वो कृषि था। उस समय लगान के रूप में वसूलते थे। उसी को जब गवर्नर जनरल आते हैं अपने कार्यकाल में, तो उसी ने लगान को इजारेदारी व्यवस्था में तब्दील की। एक सबसे बड़ा परिवर्तन देखिएगा दोनों में कि राजा महाराजा जो लगान वसूलते थे तो उसमें कुछ रियायतें, सहूलियतें देते थे कृषकों को। कैसे कि मान के चलिए कभी बारिश ही नहीं हुआ तो फसल बर्बाद हो गया, और कबो मान के चलिए कि बाढ़े आ गया तो फसल बर्बाद हो गया, या सूखा पड़ गया या ओला गिर गया तो फसल तो नष्ट हो जाता। पूरी तरह प्राकृतिक निर्भर थी कृषक का कार्य जो था, तो प्राकृतिक निर्भर थी, तो हर समय तो एक जैसा फसल होगा नहीं। ये सारी परिस्थितियां के बाद जब उत्पन्न होती थी तो राजा महाराजा उसमें सहूलियत दे देते थे या टैक्स माफ कर देते थे। लेकिन जब गवर्नर आते हैं बंगाल में, गवर्नर जनरल आते हैं बंगाल में, तो इस सब व्यवस्था में उसको कृषक के लाभ हानि से कोई मतलब नहीं, उसको बस इनकम आना चाहिए, क्योंकि वो तो अपना व्यापार करने के लिए आए थे, अधिक से अधिक आय हमारे पास आना चाहिए। उनका मानसिकता इतना ही था, उनका लगाव कृषक से या यहाँ के स्थानीय लोग के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं था गवर्नर जनरल को, कंपनी को। इसीलिए देखिएगा तो यहाँ पर कृषि कार्य में काफी क्या हो गया, पतन की ओर जाने लगा। कृषि कार्य और उद्योग क्या हो गया, पतन हो गया। कब? 1770 में बंगाल के क्षेत्र में अकाल आ गया, भीषण अकाल, भीषण अकाल आ गया, बंगाल को लूटा गया। पूरी तरह से बंगाल को 1770 में लूटा गया। कहा जाता है कि 1/3 बंगाल की आबादी पलायन कर गई, कुछ भूखमरी के कारण, कुछ बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। जो बंगाल की धरती में अनाज के रूप में सोना उगता था, वह धरती पूरी तरह से भूखमरी के चपेट में चला गया। किसके कारण? तो अच्छे नेतृत्व नहीं होने के कारण, कृषकों के साथ तालमेल और हमदर्दी नहीं होने के कारण। पूरी तरह से जो टेंडर लेते थे लोग, ठेका लेते थे जमींदार, वो मर्मरता से वसूला करते थे, कोई दया भाव नहीं दिखाते थे, जिसके कारण अकाल के गर्त में चला गया। लेकिन जब ये आता है वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बन करके 1772 में आता है, उसी समय द्वैत शासन को खत्म करता है, ये सब सिस्टम जो है दीवान वाला पद समाप्त करता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना करता है। जब वारेन हेस्टिंग्स आता है गवर्नर जनरल बन करके, तो दीवान के पद पर जो सिताब राय, राजा खां और राय दुर्लभ बैठे थे उनको हटा देता है, और उसी समय 5-5 साल के लिए आपको इजारे दीवारी व्यवस्था को लागू करता है।
पहले तो 3-3 साल के लिए लगता था इजारेदारी व्यवस्था पर, जिसको ठेका दिया जाता था 3 साल के लिए दिया जाता, लेकिन इसने क्या किया, बहुत चालाकी किया, 5 साल के लिए दे दिया। अकेली घाटा हो गया। 72 में दिया और 77 में वसूला तो देखा कि जितना आ रहा था तो उतना आइबे नहीं किया। 1777 में जब नहीं आया तो 1 साल के लिए क्या करता है, ये लागू करता है। लेकिन जब पिट्स इंडिया एक्ट आता है 84 में, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, तो इससे नाराज होकर के पद से इस्तीफा दे देता है। कौन? वारेन हेस्टिंग। लेकिन कार्यवाहक गवर्नर के रूप में काम करेंगे 1 साल के लिए। उसके बाद अगला साल 86 में 1700 कॉर्नवालिस को विदा किया जाता है भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बना करके। उसने अमेंडमेंट करवा करके, कुछ नियम में परिवर्तन करवा करके, जिसे 1886 का अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। आपको मालूम होगा कि प्रधान सेनापति का अपने जी में यानी गवर्नर जनरल के अधीन होगा, उसी में पद समाहित होगा। तो बंगाल में गवर्नर जनरल के पद पर कौन रहता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन रहता है? कॉर्नवालिस रहता है। उसके बाद देखिएगा तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पद पर कौन रहता है? अध्यक्ष के रूप में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया था वारेन हेस्टिंग्स। उसमें अध्यक्ष के पद पर इसके समय में जॉन सोर रहता है। कौन? जॉन सोर रहता है अध्यक्ष के पद पर। और एक रहता है जेम्स ग्रांट। ये 3 लोगों ने मिल करके एक भू राजस्व प्रणाली में व्यवस्था बनाते हैं, जिसे जॉन सोर व्यवस्था कहा जाता है। जॉन सोर व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। मेन विचार जो दिया था जॉन सोर ने ही दिया था। इसका काम ही था आय को किस तरह से तसीलना है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष के पद पर था तो इसका काम वही था। इसीलिए इसके विचार होने के कारण जॉन सोर व्यवस्था कहा जाता है। और यह उस समय कब दिया था इस व्यवस्था को? किसने? जॉन सोर ने कब दिया था? जॉन सोर ने इस व्यवस्था को कब दिया था? तो कॉर्नवालिस आया था 86 में, 3 साल बाद 89 में 10 साल के लिए। 1789 में 10 साल के लिए लागू करता है। लेकिन इतना काफी मुनाफा हो रहा था इस व्यवस्था के अंतर्गत, तो इसे तत्काल तुरंत 1793 में ही क्या किया जाता है? 1 वर्षों के लिए लागू कर दिया जाता है और अस्थायी कर दिया जाता है 1 वर्षों के लिए। इस व्यवस्था में मुख्य बातें क्या थी, आइए हम लोग देखते हैं। समझ में आ गया? इस व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे, रेवेन्यू ऑफ बोर्ड के अध्यक्ष जॉन सोर थे, और एक और व्यक्ति जेम्स ग्रांट थे। तीनों लोगों ने मिलकर के बनाया था। मेन विचारक जॉन सोर थे, इसीलिए जॉन सोर व्यवस्था कहा जाता है। यह 10 वर्षों के लिए लागू किया जाता है 1789 में। लेकिन इससे अच्छा परिणाम आ रहा था, जिसके कारण 1793 में ही इसे क्या किया जाता है? हमेशा के लिए 1 वर्षों के लिए लागू किया जाता है। और 93 में जब लागू किया गया है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे अस्थाई बंदोबस्त के नाम से लागू करता है। 1793 में जब इसे 1 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा तो किसके नाम से लागू किया जाता है? अस्थाई बंदोबस्त के नाम से लागू किया जाता है। अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें राजस्व के जो रेट था वो फिक्स था, यानी अस्थाई था। राजस्व की दर क्या था? अस्थाई था, न कम न बेसी। जहां से जितना लिया जा रहा है उतना ही लिया जाएगा, यानी एक फिक्स, एक नियत आय फिक्स कर दिया जाता है। इसीलिए इसे अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। हाँ, इसमें राजस्व वसूलने के लिए जमींदार को एज ए कर्मचारी कहिए नियुक्त किया जाता है, या कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो जमींदार के आने का जरूरत क्या था? तो देखिए, कंपनी जो है ब्रिटेन की है,
उसको भारतीय क्षेत्र और भारतीय लोगों के बारे में कुछ भी अनुभव नहीं है। आप ही को कह देंगे कि जाइए ना केरला में, वहां पर इनकम तहसीलते रहिए, कृषि से लगान वसूलिए, तहसील लीजिएगा। आपको क्या मालूम है कि किसके पास खेत है, किसके पास नहीं है, कितना है या कहाँ कहाँ है, क्या क्या खेती होता है, कुछ आपको मालूम नहीं है। तो वहां पर आप नहीं वसूल सकते हैं लगान। वही बात कंपनी के साथ था। कंपनी ब्रिटेन से आई थी, यहां पर कौन से कृषक के पास कितना खेत है, कहाँ कहाँ खेत है, क्या क्या खेती में उगाया जा रहा है, कुछ मालूम नहीं है, जिसके कारण वह अधिक से अधिक राजस्व नहीं वसूल सकता था। इसीलिए जमींदार को डिप्यूट करता है, क्योंकि जमींदार तो उसी क्षेत्र के हैं, उनको सारा मालूम है कि किसका खेत कितना है, कहाँ कहाँ है, वह अच्छा से वसूली का कार्य कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला काम किया गया कि राजस्व वसूलने के लिए जमींदार को नियुक्त किया गया। कहा गया कि ऐसा ही नहीं आपको तहसीलना है, 10 भाग हमको दीजिएगा तो 1 भाग आप भी रखिएगा वसूलाई, यानी कि टोटल 11 हिस्सा में 10 हिस्सा जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जमा करना है। कहाँ करना है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जमा करना है। और टोटल 1 भाग, यानी टोटल 11 में 1 भाग जो है ये जमींदार का हो जाता था, जमींदार का होता था वसूलाई के रूप में, मेहनताना। तो जब 10 भाग देना था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कंपनी के यहाँ, तो जमींदार क्या करते थे कि अधिक से अधिक वसूलने का काम करने लगे। बाद में प्रभाव के देखिएगा तो अधिक से अधिक वसूलने लगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि अब 11 भाग तहसीलना है, किसी से लेना है तो वो 20 भाग ले लिए। देना तो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 10 भाग, 1 भाग इनको मेहनताना मिलना था, लेकिन 9 भाग जो है एक्स्ट्रा इनको मिल गया, यानी टोटल 1 भाग और 9 भाग, टोटल 10 भाग इनको भी मिल गया। यानी कि जितना कंपनी को मुनाफा हो रहा था उतना ही जमींदार को भी मुनाफा होने लगा, और ये मनमानी तहसीलने भी लगे। अस्थाई जो था ये दर जमींदारों के लिए था, कृषक से तो मनमाने जितना मन कर रहा है उतना तहसील रहा है लोग, और नहीं देने के बाद उनका जमीनियों हथिया ले रहा है। कहिए ऐसा काहे? क्योंकि जमींदार को ही जमीन का मालिक बनाया गया था। जमीन का मालिक कौन होता था? तो जमींदार, जमींदार को ही बना दिया गया था जमीन का वास्तविक मालिक। यानी अब जमीन किसका है? जमींदार का है। जिसको चाहेगा उसको दे सकता है। अगर आप टैक्स नहीं दीजिएगा उतना जितना जमींदार कह रहे हैं तो आपका जो है कि खेत छीन लिया जाएगा, छीन का लिया जाएगा। इसी का ये है, किसी और किसान को दे सकता है कृषि कार्य करने के लिए, कोई नहीं है तो जमींदार भी तो कृषि ही होता था, वो अपने जी में रख लेता था। इसी तरह से जमींदार के पास 500 बीघा, 600 बीघा, 800 बीघा जमीनें हो जाती थी। आज भी हम लोग देखते हैं। अब कहिए कि कौन सा क्षेत्र से कितना लेना है, तो आधार वर्ष जो बनाया गया था 1790 से 91 के दौरान सबसे अधिक मुनाफा हुआ था, तो उसी को आधार वर्ष मान लिया गया था और इसे 93 में लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त के रूप में। अरे 89 में तो जॉनसोर व्यवस्था के नाम से लागू हुआ था 10 साल के लिए, लेकिन जब देखा गया कि ये अच्छा चल रहा है, मुनाफा दे रहा है, तो इसे 93 में अस्थाई बंदोबस्त के रूप में कर्नवालिस ने लागू कर दिया। और आधार वर्ष किसको रखा? 1790 से 91 के दौरान जो आय मिला हुआ था उसी को आधार मान लिया। 93 में जब लागू करता है तो अगला साल 94 में देना होता है, तो कुछ जमींदार नहीं देते हैं, टैक्स नहीं पहुंचाते हैं समय से, बहानेबाजी मारते हैं। तो उसने 94 में सूर्यास्त का नियम लागू किया। सूर्यास्त का नियम क्या था? तो एक निश्चित तिथि को कहा जाता है कि पूरे साल में एक डेट फिक्स किया जाता है
और उस दिन आपको जमा कर देना है, सूरज ढलने से पहले आपको पूरा लगान चुका देना है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जमा कर देना है। और जो लोग नहीं जमा करेंगे उसको क्या होगा, तो जमींदारी चली जाएगी, किसी और को हाथ में दे दिया जाएगा। यानी जमींदारों के बीच में भी क्या हो गया, कंपटीशन चालू हो गया कि हमको समय से दे देना है, नहीं तो हमारा जमींदारी जो है छीना जाएगी। और होता भी वैसा था। तो ये लोग समय से जमा करने लगे, जिसके कारण नियत इनकम समय समय पर जाने लगा। और जो लोग नहीं देते थे उनका क्षेत्र को छीन करके किसी अन्य जमींदार को वहां दे दिया जाता था। इस तरह से जमींदारों के यहाँ भी बहुत सारा क्षेत्र बढ़ते गया। एक एक जमींदार के पास 1200 बीघा जमीन हो जाता था, 1500 बीघा जमीन हो जाता था। बहुत बड़ा एक क्षेत्र हो जाता था, जिसके वह देख रेख अच्छा से नहीं कर पाता था, तो अपने अंदर में कुछ क्षेत्र को एक उप कह सकते हैं, उप जमींदार अपने अंदर में रख लेता था और उसको दे देता था। और वही जो है कि उस क्षेत्र से तहसील करके और मेन जमींदार को देता था। इस तरह से एक नई व्यवस्था यानी पटनी व्यवस्था चालू हो जाती है। नहीं समझे आप बात को? जमींदार जो मेन है अपने नीचे एक जमींदार रखता था, वही कहता था कि आप तहसील करके लाइए, और ये बैठल रहता था। और वह चन्हाके था, अपना नीचे एक और जमींदार रख लिया था, यानी उप जमींदार कहिएगा। और इसमें अब कोई जमींदार मान के चलिए कि 15 रुपया लेना है, अगला आदमी 15 रुपया पर दे दिया कि हमको 15 रुपया तहसील कर दो, तो वो अधिक से अधिक 17 रुपया तहसीलेगा, तभी तो उसको फायदा होगा। और 17 रुपया वाला भी मान के चलिए किसी को दे दिया 20 रुपया में, तो वह अधिक से अधिक 23 रुपया तहसीलना चाहेगा, तभी तो उसको फायदा होगा। तो इस तरह से टैक्स का दर जो है किसानों के लिए बढ़ रहा था। अस्थाई बंदोबस्त केवल जमींदारों के लिए अस्थाई था, इसमें किसानों का स्थिति काफी दयनीय होती जाती है। यह जो व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, कंपनी के अधिकृत क्षेत्र जितना था उसके 19% पर, पूरे भारत के 19% नहीं, कंपनी अधिकृत यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकृत जितना क्षेत्र था उसका 19% भाग पर यह अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। कहाँ कहाँ पर, तो आप कहिएगा जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा है, तीनों को संयुक्त रूप से बंगाल कहा जाता है। यानी बंगाल में, बंगाल के अलावा अवध के जो बनारस का क्षेत्र है, बनारस के क्षेत्र में, और कर्नाटक के उत्तरी भाग में यानी उत्तरी कर्नाटक में, यानी टोटल बंगाल, बनारस और उड़ीसा यानी 19% भूभाग पर अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। और इसके समय कौन थे, तो कर्नवालिस ने लागू किया था। यह किसकी दिमाग का उपज था अस्थाई बंदोबस्त, तो जॉन शोर के दिमाग का उपज था। और इसमें 3 लोग शामिल थे, जेम्स ग्रांट भी शामिल था। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, महालवाड़ी व्यवस्था क्या है। ये दोनों व्यवस्था भू राजस्व प्रणाली से ही संबंधित है, उसमें किस तरह से लगान को वसूला जाता है। और इसमें तो जमींदार को मालिक बनाया गया था, उसमें देखिएगा तो किसान को ही मालिक बनाया जाता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।